हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। इसी में आज हम लोग प्रमुख विचारधाराओं से रिलेटेड एमसीक्यू को कवर करेंगे, जिसमें पहला है कि एक स्वप्नदर्शी समाजवादी का क्या अर्थ है। तो स्वप्नदर्शी समाजवादी का मतलब है कि जिसके विचार अव्यवहारिक हो, वही होता है स्वप्नदर्शी समाजवादी। तो जो स्वप्नदर्शी समाजवादी होता है, कैसा स्वप्नदर्शी, ठीक है, सपने से रिलेटेड हो, मतलब कि वो यथार्थ मतलब रियलिटी से अलग विचार रखने वाला। और जो कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने अपने पूर्ववर्ती समाजवाद को स्वप्नदर्शी समाजवाद की संज्ञा दी है। क्यों दी है? क्योंकि वह यथार्थ मतलब रियलिटी से एकदम अलग था। और स्वप्नदर्शी समाजवादियों में आते हैं सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन, ये लोग प्रमुख हैं। सर्वाधिकारवाद, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था मुसोलिनी ने। मुसोलिनी था कौन? तो ये इटली का तानाशाह था। निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवाद के प्रवर्तक हैं? तो इसमें हो जाएंगे जेएस मिल, टीएच ग्रीन तथा एलटी हॉब हाउस। ये सभी सकारात्मक उदारवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और जो सकारात्मक उदारवाद है, इसी को सामाजिक उदारवाद भी कहते हैं। और जो सकारात्मक उदारवाद के विचारक हैं, ये लोग राज्य को एक आवश्यक अच्छाई मानते हैं। तो इनके अनुसार मतलब कि सकारात्मक उदारवाद के अकॉर्डिंग जो राज्य है, ये व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। कौन करता है? राज्य करता है। वैज्ञानिक समाजवाद निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम मार्क्सवाद के रूप में भी जानते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद को। समाजवाद शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये क्या गया था? रॉबर्ट ओवन के द्वारा। तो जो समाजवाद है, ये अंग्रेजी और फ्रांसीसी शब्द सोशलिज्म का हिंदी रूपांतरित है, ठीक है। इसका सबसे पहले प्रयोग 1827 में रॉबर्ट ओवन के विचारों का प्रचार करने के लिए स्थापित किया गया था। कौन सी पत्रिका? ओ नाइट कोऑपरेटिव में, ठीक है। और जो समाजवादी व्यवस्था होती है, इसमें धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण यह समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं तथा आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक ये प्रत्येक के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। निम्नलिखित में से कौन नव वामपंथ के प्रमुख विचारक हैं? तो ये हैं हर्बर्ट मार्क्यूस। कथन दिया है कि जो समाजवाद है, यह एक टोपी की भांति है जिसे अपनी आकृति खो दी है, क्योंकि उसे सभी धारण कर सकते हैं। मतलब कि टोपी को कोई भी धारण कर सकता है, ठीक है। तो CEM जोड़ के द्वारा कहा गया है ये कथन। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है जो उदार है, उदार संविधान यह शासकीय शक्तियों के संकेंद्रण पर बल देता है। नहीं, इसका पहला गलत है, क्योंकि जो उदार संविधान है, ये शासकीय शक्तियों के संकेंद्रण पर बल नहीं देता है। दूसरा कह रहा है कि शासकीय शक्तियों का संकेंद्रण ये स्वेच्छाचारिता की ओर ले जाता है। तो इसका तर्क तो सही है, लेकिन कथन गलत है। तो जो उदार है, जो उदार संविधान है, ये शासकीय शक्तियों के विकेंद्रण पर बल देता है, ना कि संकेंद्रण पर। इसलिए इसका पहला गलत है, दूसरा सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्वेच्छातंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं? तो ये हो जाएंगे लास्की। निम्नलिखित में से कौन सी राजनैतिक पार्टी यह विश्व की समाजवादी पार्टियों मतलब कि दलों का अगुवा बताई गई है? तो जो है कि ये हो जाएगी ब्रिटिश लेबर पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्य उदार लोकतंत्र के दार्शनिक आधारों से भिन्न है? तो ये हो जाएगा उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व। नेक्स्ट है यह विचार कि न्याय तथा स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है, किससे जुड़ा है? तो यह उदारवादियों से संबंधित है। तो उदारवादी कहते हैं कि जो न्याय है और स्वतंत्रता, इन दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट है जो समाजवादी है, ये राज्य को क्या मानते हैं? तो समाजवादी राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। नेक्स्ट है किसने कहा है कि मार्क्सवाद यह मुक्त समाज का दुश्मन है? तो ये कहा गया है कार्ल पॉपर के द्वारा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद तो दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? तो ये कहा गया था हॉबमैन के द्वारा। नेक्स्ट है किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो ये किया है स्टालिन ने। और कार्ल मार्क्स को समाजवाद मतलब कि वैज्ञानिकवाद का जनक माना जाता है। जो रूस है और जो लेनिन है, लेनिन ने रूस में 1917 में पहली समाजवादी क्रांति का संचालन किया था। निम्नलिखित में से किस एक को अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाद। और यदि हम बात करें व्यक्तिवादी विचारक की, तो इनमें आते हैं लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, मिल तथा एक्टन। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या, ये भी मार्क्सवाद से संबंधित है।
वर्ग संघर्ष भी मार्क्सवाद से संबंधित है, अतिरिक्त मूल भी मार्क्सवाद से संबंधित है, लेकिन यद्भावम्य यह मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। जो यद्भाव्यम है इसका संबंध मार्क्सवाद से नहीं, इसका संबंध है उदारवादी सिद्धांत से। निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? तो ये है एच.जे. लास्की। नेक्स्ट है, कह रहा है नाजीवाद कहाँ से संबंधित था? तो नाजीवाद जर्मनी से संबंधित था, गिल्ड समाजवाद यह ब्रिटेन से संबंधित था, फांसीवाद यह इटली से संबंधित था, तथा जो फेबियनवाद है यह ब्रिटेन से संबंधित था। ये टीजीटी के 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं है। ये किसका कथन है? तो ये सर्वाधिकारवादी राज्य की ओर इंगित करता है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो कि स्त्री के लिए मातृत्व है? तो ये कहा था मुसोलिनी ने, जो कि इटली से संबंधित है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यूटोपियन समाजवाद से संबंधित है सेंट साइमन। सिडनी वेब की बात करें तो ये संबंधित है फेबियन समाजवाद से। कार्ल मार्क्स ये संबंधित है वैज्ञानिक समाजवाद से, तथा जो श्रेणी समाजवाद है यह GDH कोल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? तो ये हो जाएंगे ग्राहम वालास। और ग्राहम वालास ने अपनी पुस्तक द ग्रेट सोसाइटी में सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो कि मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आदर्शवादियों से। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने महत्वाकांक्षी संवेदनशील वितरण योजना की शुरुआत संसाधनों की समानता प्राप्त करने हेतु की है? तो ये की है रोनाल्ड ड्वार्किन ने। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी के अनुसार समाज में अन्याय की मुख्य परीक्षा है? तो ये है शोषण। नेक्स्ट, भारतीय संविधान या राष्ट्र की आधारशिला किसने रखी थी? तो ये रखी थी ग्रेनविल ऑस्टिन ने, और ये D++ PGT में आया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि समाजवाद के सिद्धांत का तर्क है कि जो सामान्य सामाजिक कल्याण है ये निम्नलिखित में से किसका परिणाम होगा? तो यह व्यक्तिगत हित के अधिकतम कारणों का परिणाम होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने समाजवाद के विचार के रूप में 7 क्रांतियों का सप्त क्रांति दी थी? तो ये दी थी राम मनोहर लोहिया ने। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाह आवश्यक है। तो ये किसका कथन है? तो ये है फ्रांसिस बेकन का कथन, और बेकन को ही अनुदारवाद का जनक मान कहा जाता है। नेक्स्ट कथन दिया है कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है और साम्यवादी देशों में वह बंदी है तथा अन्यत्र मर रहा है। तो ये कहा गया है अल्फ्रेड कॉबन के द्वारा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। रोमन साम्राज्य का संबंध किससे है? तो दांते कहाँ से संबंधित है? ये रोमन साम्राज्य से संबंधित है। मैकियावेली ये राजनीति तथा नैतिकता से संबंधित है। लेनिन का संबंध है साम्राज्यवाद के सिद्धांत से, और स्पेंसर ये संबंधित है राज्य के सावयवी थियोरी से। नेक्स्ट है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जिसमें पहला है कि अल्पतंत्र का लौह सिद्धांत किससे संबंधित है? ये संबंधित है रॉबर्ट मिचल्स। और शक्ति का अभिजन सिद्धांत से पैरेटो नहीं संबंधित है, इससे संबंधित है C.H. मिल्स। ठीक है, C.H. मिल्स किससे संबंधित है? शक्ति के अभिजन सिद्धांत से, तो इसका बी गलत है। और शासक वर्ग से कौन संबंधित है? मोस्का, तथा मार्क्स का संबंध है वर्ग विहीन समाज से, तो सी राइट मिल्स ये संबंधित है शक्ति के अभिजन सिद्धांत से। इनकी बुक याद रखिएगा, द पावर एलीट। तो इन्होंने अभिजन के लिए शासक वर्ग शब्द का प्रयोग ना करके इसके लिए इन्होंने शक्ति अभिजन मतलब कि पावर एलीट का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स, एंजल तथा लेनिन, इन तीनों ने ही राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया था। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगी संप्रभुता। राज्य ही नगर था और चर्च भी था। यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? तो ये बिना यूनानी नगरों की बात करता है। तो यूनानी नगरों में क्या कहा गया है कि जो राज्य था वही नगर था और वही चर्च भी था। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि सरकार जो है ये राज्य का अभिव्यक्त रूप है और यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। ये कहा गया है ली कॉक के द्वारा। तो जो सीले और ली कॉक है ये लोग परंपरागत राजनीतिक विज्ञान को केवल सरकार का अध्ययन मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं? तो ये हो जाएंगे सीले। इसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है, राज्यों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था अरिस्तु ने। नेक्स्ट, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व क्या है? तो ये है सर्वोच्च सत्ता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं? तो ये 4 तत्व। कौन कौन से? जनसंख्या, भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? तो इसके लिए कानून नहीं है राज्य का आवश्यक अंग। और संप्रभुता का सबसे पहले प्रयोग जीन बोंदा ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिका में किया है 1576 में।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? तो जो राजस्थान है वह राज्य नहीं है, ठीक है। राज्य होने के लिए क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए तथा एक सरकार भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राज्य क्या है? राज्य साधन और साध्य दोनों में है। राज्य के सावयवी सिद्धांत मतलब कि ऑर्गेनिक थियोरी के समर्थक कौन है? तो ये है ब्लंशली तथा हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है किसने कहा था कि राज्य का आधार शक्ति नहीं है? तो ये कहा गया था टी एच ग्रीन के द्वारा। नेक्स्ट है राज्य का इस प्रकार वर्णन किसने किया है कि वह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है और संपूर्ण कला में भी साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में भी साझेदारी है, ये कहा गया था एडमंड बर्क के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में लेसे फेयर सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं थे? तो एडम स्मिथ नहीं थे। तो कौन कौन थे? टी एच ग्रीन, जेरेमी बेंथम तथा जेम्स मिल, ये तीनों ही इंग्लैंड में लेसे फेयर सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं। नेक्स्ट है लेसेस फेयर का अभिप्राय क्या है? तो ये हो जाएगा व्यक्ति को अकेला छोड़ देना। तो लेसेस फेयर का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। और जो इस अवधारणा के जो समर्थक हैं वो राज्य के कार्यों को अत्यंत सीमित रखना चाहते हैं। इनका मानना है कि जो राज्य है, राज्य की अपनी भूमिका सिर्फ कानून और व्यवस्था को बनाए रखने तक सीमित रखनी चाहिए। निम्न नेक्स्ट है राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ये कथन किसका है? ये हीगल का कथन है। किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? तो ये कहा है लासवेल ने। नेक्स्ट है सेबाइन के अनुसार यह दार्शनिक कौन था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो कि आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ा है? तो ये है मैकियावेली के द्वारा कहा गया है। किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है? तो ये किया है मैकियावेली ने। राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो ये भी मैकियावेली ने किया है। राजनीतिक चेतना का अर्थ क्या है? कि राज्य के प्रति प्रेम होना। राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता के द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, ये कहा गया है ली कॉक के द्वारा। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? ये कहा है आशीर्वादम ने। किसका यह विचार है कि राज्य क्या है? राज्य व्यक्ति से पहले है, तो यह है अरस्तु का विचार। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोक के रूप में परिभाषित किया है? तो ये हो जाएंगे ब्लंट शली। नेक्स्ट है किसके द्वारा कहा गया है कि जो राज्य है ये पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो ये कहा गया है हीगल के द्वारा। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है राज्य स्वयं स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है आदर्शवादियों के द्वारा। तो हीगल, कांट और ग्रीन ये लोग उदार आदर्शवादी राज्य को व्यक्ति के नैतिक जीवन का माध्यम मानते हैं और आदर्शवाद की दृष्टि में व्यक्ति ही नैतिक इकाई है और राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है? नहीं, गलत है ये। दूसरा कह रहा है कि लॉक जो है ये सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है, इसका दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि लॉक जो है ये सरकार और राज्य में विभेद करते, तो इसका तीसरा ही सही है। तो लॉक ने दो समझौते की रचना करी है, एक के द्वारा समाज की स्थापना होती है तथा दूसरे के द्वारा सरकार की। और लॉक के अनुसार समाज और सरकार अलग अलग है और सरकार को भंग भी किया जा सकता है लेकिन समाज को भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है? तो ये हो जाएंगे बोधा। नेक्स्ट है किसने कहा था कि एक परस्पर विरोधी वर्गीय समाज में राज्य एक राजनीतिक उपकरण है, एक वर्ग के ऊपर दूसरे के शासन बनाए रखने का एक यंत्र है? तो ये कहा गया है मार्क्स के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला कह रहा है कि जो राज्य है इसकी शक्ति मौलिक और प्राथमिक होती है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि राज्य की शक्ति प्रत्याधिकृत और व्युत्पन्न है, तो इसका दूसरा गलत है क्योंकि जो राज्य की शक्ति है ये प्रत्याधिकृत और व्युत्पन्न नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि सही नहीं है। और सरकार की सत्ता क्या होती है? सीमित होती है, बिल्कुल सही है। तथा सरकार की प्रकृति भी क्षण भंगुर होती है। तो जो राज्य की शक्ति है ये मूल और प्राथमिक है लेकिन शासन का प्राधिकार प्रदत्त या फिर प्राप्य है, ठीक है। मतलब कि जो राज्य है इसका अधिकार संविधान के प्रावधानों के द्वारा सीमित कर दिया गया है। नेक्स्ट है राज्य मानव शरीर का प्रतिरूप मात्र है, इसका समर्थक कौन नहीं है? तो ये ब्लंटशली नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक ने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है? तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट नॉजिक। इनकी बुक याद रखिएगा, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ठीक है। और इसमें ही इन्होंने न्यूनतम राज्य के विचार का समर्थन किया है, इसीलिए नॉजिक को हम अर्ध अराजकतावादी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक चिंतक राज्य के नकारात्मक कार्यों की अवधारणा को प्रतिपादित करता है? तो ये हो जाएंगे हर्बर्ट स्पेंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही बताना है? तो एक जो समाजवादी राज्य है या भूमि तथा खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, तो इसका ओनली 2 सही है।
नेक्स्ट है राज्य ये उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, ये किसका मत था? ये कांट का मत था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? राज्य क्या है? ये अमूर्त और सरकार मूर्त है। समाज जो है ये राज्य से व्यापक है, जो सरकार है ये राज्य की अभिकर्ता भी है, लेकिन राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं है, राज्य की सदस्य क्या है? ये अनिवार्य है। तो इसका ऑप्शन डी गलत होगा। निम्नलिखित में से किस भाषा से शब्द स्टेटस जिससे शब्द स्टेट उत्पन्न हुआ? ये पहले प्रयुक्त हुआ है, तो ये ट्यूटोनिक प्रयोग हुआ है। तो मैकियावेली ने अपनी बुक प्रिंस में इटालवी शब्द स्टेटो का प्रयोग किया था और इनके द्वारा कहा गया था कि जिन शक्तियों का लोगों पर अधिकार था या फिर है वे राज्य यानी कि स्टेटो हैं। और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ट्यूटोनिक कबीलों ने ऐसी संस्था को स्थापित किया जिन्हें सबसे पहले स्टेटस शब्द से संबोधित किया गया था और जिसमें से अंग्रेजी शब्द स्टेट निकला है। स्टेटस से स्टेट निकला है। निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग हॉब्स के द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया है? तो ये हो जाएगा कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट है किस राजनीतिक दार्शनिक ने सबसे पहले राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? तो ये हो जाएंगे मैकियावेली। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? तो जो न्यूयॉर्क है यह राज्य नहीं है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है जो टीएच ग्रीन है इनके लिए राज्य का आधार इच्छा है ना कि शक्ति, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जो टी ग्रीन थे ये सर्वसत्तावादी थे, इसका कारण गलत है लेकिन कथन सही है क्योंकि टीएच ग्रीन ये सर्वसत्तावादी नहीं थे। नेक्स्ट है किसने इस बात पर बल दिया कि राज्य के तत्वों में राजनीतिक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति को भी ध्यान दिया जाना चाहिए? तो ये हो जाएंगे W विलोबी। नेक्स्ट है रात्र प्रहरी। नेक्स्ट है राज्य रात्रि प्रहरी के समान कार्य करता है जिसकी सेवाओं को आवश्यकता जब व्यवस्थित अस्तित्व के खतरे में होता है तब पड़ती है। ठीक है, तो राज्य की भूमिका संबंधी यह धारणा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है व्यक्तिवाद को। नेक्स्ट है जो समाजवादी ये राज्य है ये बल देता है किस पर? तो ये आर्थिक सुधार पर बल देता है। किसने इस बात पर बल दिया था कि जो राज्य है ये सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये हो जाएंगे कांट। कौन इस बात का पोषण करता है कि जो राज्य है ये सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये संबंधित है कांट महोदय। मानव समाज राज्य के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों का बालू का ढेर नहीं बल्कि समूहों का ऊर्ध्वगामी पद सोपान है, ये कहा गया था फिगिस के द्वारा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया है कि जो राज्य है ये लोगों की सहमति मतलब की इच्छा पर आधारित है, कहा गया था जॉन लॉक के द्वारा। प्लेटो जो है ये राज्य मानव विवेक का साकार रूप है कहते हैं। अरस्तु का मानना है कि राज्य नैतिकीकरण की एक इकाई है और डुगवी कहते हैं कि राज्य विधि के सृजन के लिए एक इकाई है। नेक्स्ट है सेबाइन के अकॉर्डिंग कौन से दार्शनिक है जिसने सबसे पहले राज्य को यह अर्थ प्रदान किया जो कि आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया है? तो ये हो जाएंगे मैकियावेली। नेक्स्ट है मैन वर्सेस स्टेट नामक बुक के लेखक कौन है? तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर। द मैन वर्सेस स्टेट, सोशल स्टैटिक्स, द फर्स्ट प्रिंसिपल, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, द प्रॉपर गवर्नमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, इन सभी के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता की कल्पना किसके नाम से जुड़ी है? तो ये है ग्रामशी। राष्ट्रीय राज्य निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का संयुक्त उत्पाद था? तो यह पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति तथा धर्म सुधार आंदोलन का संयुक्त उत्पाद था। नीचे लिखे गए चिंतकों में से किन लोगों ने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है? तो इसमें जाएंगे मैकियावेली, नीत्शे तथा कैटलिन। नेक्स्ट है समाजवादियों के अकॉर्डिंग राज्य के कौन से कार्य हैं? तो शक्ति और व्यवस्थाओं को बनाए रखता है राज्य, उत्पादन के साधनों का प्रबंध करता है, धर्म का समर्थन नहीं करता है, ये करता है शिक्षा का विकास। इसका हो जाएगा 1, 2 एंड 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करता है? तो ये हो जाएंगे आदर्शवादी। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं में से किसमें उसके श्रम के उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं? तो ये हो जाएंगे 1844 के इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में। नेक्स्ट है इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है? तो ये हो जाएंगे हीगल तथा मार्क्स। नेक्स्ट है माओ के अकॉर्डिंग मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका कैसी होगी? तो महत्वपूर्ण भूमिका होगी कृषकों की। नेक्स्ट है कथन दिया है कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, ये किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये कहते हैं आदर्शवादी। नेक्स्ट है राज्य के लुप्त हो जाने का विचार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है साम्यवाद। नेक्स्ट है समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? तो ये राज्य एक अच्छी संस्था के रूप में समझते हैं राज्य को। नेक्स्ट है श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया है? तो ये लेनिन ने स्टेट एंड रिवोल्यूशन में जो श्रमिकों की तानाशाही है उनकी थ्योरी को परिष्कृत किया है। नेक्स्ट है मार्क्सवाद क्या स्थापित करना चाहते हैं? तो न्याय संगत समाज, उत्पादन और वितरण पर आधारित समाज तथा शोषणविहीन और वर्गविहीन समाज स्थापित करना चाहते हैं।
नेक्स्ट है राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था, तो ये हो जाएंगे मार्क्स। मार्क्स की बात करें तो इनका उद्देश्य था कि पूंजीवाद की जगह ये समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। नेक्स्ट है यह उक्ति, नेक्स्ट है कह रहा है कि राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक अधिसंरचना है, ठीक है, यह किसी से संबंधित है, तो ये मार्क्सवादी थियोरी से संबंधित है। किसने कहा था कि भौतिक जीवन में उत्पादन की पद्धति जीवन की सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रिया के सामान्य चरित्र का निर्धारण करती है, तो ये हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मतलब कि जो प्राकृतिक संसाधन है इनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों का समर्थन। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में किस कारक ने सबसे महत्वपूर्ण और निर्णयकारी भूमिका अदा की है, तो हो जाएगा संपत्ति। नेक्स्ट, मार्क्सवादियों का अंतिम उद्देश्य क्या था, कि राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवाद के प्रतिपादक नहीं है, तो नॉजिक नहीं है। कौन कौन से? राल्स, ओकशीट तथा मैकाइवर हैं। क्योंकि जो रॉबर्ट नॉजिक है ये 20वीं शताब्दी के पहले प्रसिद्ध नकारात्मक उदारवादी विचारक है, न कि सकारात्मक। और इनकी विचारधारा है कि राज्य की भूमिका न्यूनतम हो, मतलब कि रात्रि प्रहरी राज्य की बात करते हैं, नाइट वॉचमैन स्टेट की। नेक्स्ट है समाजवाद का विशिष्ट घटक कौन सा है, तो ये उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होना। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक सिद्धांत मार्क्सवाद का अंग नहीं है, तो जो कल्याणकारी राज्य है ये मार्क्सवाद का अंग नहीं है। तो जो वैज्ञानिक समाजवाद मतलब कि मार्क्सवाद के अंग कौन कौन से हैं? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष मूल का श्रम सिद्धांत। मार्क्सवाद की बात करें तो मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग राज्य क्या है? राज्य एक वर्ग संरचना है। नेक्स्ट है निम्न में से लेसे फेयर की सही व्याख्या क्या है, तो लेसे फेयर कहता है मनुष्य को अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट है विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध है, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है अराजकतावादियों से। नेक्स्ट है समाजवादी किस पर जोर देते हैं, तो ये आर्थिक समानता पर जोर देते हैं। नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक निम्नलिखित में से कौन है, तो ये है F.A. हेयर। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों में से कौन सा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है, क्यों भिन्न है? क्योंकि यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों और शोषण से मुक्त रखना चाहता है। नेक्स्ट है राज्य का वर्ग सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था मार्क्स ने। नेक्स्ट है उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे जॉन लॉक। तो लॉक को व्यक्तिवाद और उदारवाद का जनक कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये मानव विवेक में आस्था रखते हैं। मानव को 3 प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से? जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति भी सौंपते हैं लॉक। ये मानव को सद्गुणी प्राणी मानते हैं। जो लॉक है ये उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित विचारधारा है, और उदारवाद की बात करें तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित विचारधारा है। और जो उदारवाद है ये व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन मानता है। निम्नलिखित में से किसे उदार राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे लॉक। फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विकसित हो गया वो कौन सा है, हो जाएगा रेडिकल पार्टी। निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित हैं, तो इसमें हो जाएंगे मिल्टन फ्रीडमैन, F.A. हेयर तथा रॉबर्ट नॉजिक। निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास रखता है फांसीवाद, ये अंतरराष्ट्रीयवाद का भी विरोध करता है, लोकतांत्रिक संस्थान में भी विश्वास रखता है, लेकिन जो फांसीवाद है ये व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं रखता है। तो फांसीवाद का जनक इटली के तानाशाह मुसोलिनी को मानते हैं। फांसीवाद या एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा जो कि लोकतंत्र, उदारवाद, साम्यवाद तथा व्यक्तिवाद का विरोध करती है। यह निरंकुश तानाशाही, उग्र राष्ट्रवाद, युद्धवाद, सर्वाधिकारवाद तथा पूंजीवाद का समर्थन करती है। और यह एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास रखती है, अंतरराष्ट्रीयवाद का विरोध करती है, लोकतांत्रिक संस्थान में भी यह अविश्वास रखती है, और यह व्यक्तिवाद का विरोध करती है फांसीवाद। निम्नलिखित में से कौन अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास रखता है, तो जो व्यक्तिवाद है ये अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास रखता है। अहस्तक्षेपवादी विचारक कौन कौन से हैं? हर्बर्ट स्पेंसर, मिल, नॉजिक, हेयक, फ्रीडमैन। निम्नलिखित में से कूट दिया है, बताना है कि फांसीवाद ये इटली से संबंधित है, इटली के मुसोलिनी से, बिल्कुल सही है। फांसीवाद जर्मनी हिटलर से नहीं संबंधित है। नाजीवाद इटली मुसोलिनी से नहीं संबंधित है। जो नाजीवाद है ये हिटली और जर्मनी से संबंधित है, तो इसका सही है ओनली 1 और 4। नेक्स्ट है अराजकतावादी मानते हैं कि राज्य एक बुराई है, और व्यक्तिवाद कहते हैं राज्य एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। पहले तो जो अराजकतावाद है यह कहता है राज्य एक बुराई है, लेकिन व्यक्तिवाद उस पर एम्फोसाइज करता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। आदर्शवाद कहता है कि राज्य आवश्यक है, और मार्क्सवाद कहता है कि राज्य क्या है? विहीन वर्ग विहीन समाज है।
समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रॉबर्ट ओवन के द्वारा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वर्ग से है? तो ये श्रमिक वर्ग से है। समाजवाद निम्न में से किसका प्रतिपादन करता है? तो ये राज्य के द्वारा नियोजन हो, इसका प्रतिपादन करता है समाजवाद। नेक्स्ट है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है? तो ये वैज्ञानिक समाजवाद का है और ये टीजीटी के 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट है उदारवाद का मूल तत्व क्या है? तो ये है वैयक्तिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है जो उदारवादी सिद्धांत है इसके अकॉर्डिंग राज्य क्या है? राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? तो हो जाएगी प्रतिस्पर्धी समूह। नेक्स्ट है व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएंगे लास्की। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद ने अभिवचन किया है तो चिंतन, लेखन, अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए अभिवचन किया है उदारवाद ने। नेक्स्ट है फेबियन समाजवाद। इसका विश्वास है कि जो समाजवाद है यह धीमे धीमे आएगा। नेक्स्ट है जो मार्क्सवाद है इसने पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया? तो ये वर्ग संघर्ष के संदर्भ में किया है। नेक्स्ट है मैक्स वेबर, दुर्खीम, पैरेटो, इनको राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? तो ये तीनों ही समाज शास्त्री है। इनमें से किस विचारक को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? तो ये जाएंगे डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत। ये व्यक्तिवादी जो विचारक हैं अपने अनुकूल पाते हैं अनुकूलतम की अतिजीविता के सिद्धांत को। नेक्स्ट है थॉमस मूर, फूरियर और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो ये जाएंगे स्वप्निल समाजवाद से। निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? तो जो बुर्जुआ वर्ग है इसका उदारवाद से मेल नहीं है। नेक्स्ट है किसकी थियरी है कि राज्य क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। ये व्यक्तिवाद का सिद्धांत है। राजनीतिक सिद्धांत जो कि नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाद। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका था? तो ये व्यक्तिवादियों का कथन था। उदारवाद किसका हित चाहता है? तो उदारवाद धनवानों का हित चाहता है। मानव विवेक में आस्था निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये संबंधित है उदारवाद से। और उदारवाद का जनक जॉन लॉक को मानते हैं। लॉक का मानना था कि जो व्यक्ति है एक विवेकशील प्राणी है और लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार। फासीवाद के फासीज शब्द का क्या अर्थ है? कि जो प्राचीन रोम था उनके अधिकारियों के शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह है फासीज। नेक्स्ट है फासीवाद का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है इटली में। ठीक है। और फासीवाद ये फैसियो नामक शब्द से बना है जिसकी प्रतीक कुल्हाड़ी और लकड़ियों का गट्ठर होगा। इसका उदय मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में हुआ था और यह सर्वाधिकारवादी विचारधारा है फासीवाद। अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध किया था किसने? तो फासीवाद ने अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध किया था। व्यक्तिवाद, उदारवाद और गांधीवाद ने अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन किया है। नेक्स्ट है जो फासीवाद है किसमें विश्वास करता है? ये कहता है कि जो राज्य है वो दल से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है फासीवाद ने राज्य को क्या माना है? तो फासीवाद ने राज्य को व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति माना है। नेक्स्ट है फासीवाद अधिक महत्व प्रदान करता है तो राष्ट्र को फासीवाद अधिक महत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट है फासीवादियों के अकॉर्डिंग जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अभिजात वर्ग में। नाजीवाद का जनक कौन था? तो ये था हिटलर। तो 1920 में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी मतलब कि नाजी दल की स्थापना करी और जर्मन वर्कर्स पार्टी का संस्थापक कौन था? हिटलर ही था। 1933 में हिटलर ये जर्मनी का प्रधानमंत्री बनता है तथा एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था हिटलर ने। इटली में फासीवाद का उदय किसका परिणाम है? तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का परिणाम है। फासीवाद निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? तो ये सर्वहारा के तानाशाह का समर्थन नहीं करता फासीवाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से फासीवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? फासीवाद एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है। इसमें जातीयता सर्वोच्चता पर भी बल दिया था। फासीवाद ये जातीय सर्वोच्चता पर बल देता है। यह महामानव पूजा और वर्ग विशेष में भी विश्वास रखता है। लेकिन जो फासीवाद है ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है, ऐसा नहीं है। इसका डी गलत है। नेक्स्ट है राज्य। नेक्स्ट है सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। तो ये किसकी विशेषता है? ये सर्वाधिकारवाद की विशेषता है। किसने फासीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? दिए जाएंगे अल्फ्रेडो रोक्को। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फासीवाद में पाई जाती है? तो फासीवाद ये प्रजातंत्र का विरोधी है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये सभी क्वेश्चन टीजीटी में पूछे गए हैं। तो जो अपकमिंग टीजीटी एग्जाम है स्पेशली यूपी का टीजीटी तो बहुत महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अकॉर्डिंग अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भाग में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। ये संबंधित है लोक कल्याणकारी राज्य से। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा और व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, वह और जो समाज है वह शोषण मुक्त होगा, ये संबंधित है समाजवाद से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? जो उदारवाद है यह मिश्रण है लोकतंत्र तथा व्यक्तिवाद का, तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है? तो ये हो जाएगा उदारवाद। और लॉक जो है ये उदारवाद का समर्थक है। श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से रहा है? तो ये रहा है ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, समाजवाद परिस्थितियों के अकॉर्डिंग रंग बदलने वाला गिरगिट का जैसा धर्म है, ये कहा गया था रैमसे म्योर के द्वारा। व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो दोनों का परस्पर विरोध है। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में से कौन बल देते हैं? तो जो सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल देते हैं मार्क्सवादी। आदर्शवाद क्या करता है? तो आदर्शवाद राज्य का समर्थक है। नेक्स्ट है, अराजकतावाद जो है ये राज्य के विरुद्ध है। तो जो अराजकतावाद है ये व्यक्तिवाद तथा समाजवाद दोनों से अधिक राज्य का विरोध करने वाली विचारधारा है। उदारवाद की बात करें तो इसकी उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, जो कि कहाँ से लिया गया है? तो जो कि एक लैटिन भाषी शब्द है। तो जो उदारवाद है ये अंग्रेजी के पर्याय लिबरलिज्म से उत्पत्ति हुई है और ये लैटिन भाषा के लिबर से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है? स्वतंत्रता, मतलब कि फ्रीडम। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रणेता है? तो ये है ग्राहम वालास। निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो ये जाएंगे गलब्रेथ। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार जो समाजवादी राज्य है इसमें राज्य क्या होता है? तो इसमें राज्य क्या है? राज्य आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, विकासवादी समाजवाद से संबंधित है बर्नस्टीन, वैज्ञानिक समाजवाद से संबंधित है कार्ल मार्क्स, काल्पनिक समाजवाद से संबंधित है सेंट साइमन तथा क्रोपोटनिक संबंधित है अराजकतावाद से। किस कृति को साम्यवाद की बाइबल कहते हैं? तो ये जाएगी दास कैपिटल किसकी है? मार्क्स की है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की रचना है, 1776 में प्रकाशित होती है। संपत्ति के अधिकार की मांग किसने करी थी? तो ये उदारवाद ने करी थी। तो जो उदारवादी हैं ये वैयक्तिक संपत्ति के समर्थक है। मैकाइवर के अकॉर्डिंग राज्य को निम्नलिखित में से कौन से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? तो साहित्य और कला पर नियंत्रण। ये मैकाइवर के अनुसार राज्य को साहित्य और कला पर नियंत्रण से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी क्षमता के अनुसार, ये किससे संबंधित? ये कहता है साम्यवादी। आर्थिक मानव की संकल्पना किसने प्रस्तुत करी थी? तो ये करी थी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ की बुक याद रखिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशंस। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन रहा है? तो ये रहा है एडम स्मिथ। समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ, ये कथन किसका है? तो ये है राम मनोहर लोहिया का। समाजवाद का अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये कहा गया है बर्नार्ड शॉ के द्वारा। साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है, ये कथन किसका है? तो ये लेनिन का कथन है। नेक्स्ट है, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं, ये कथन किसका है? तो ये पूरी तरह से सही कथन है, क्योंकि जो व्यक्तिवादी विचारक है ये राज्य को अनिवार्य मतलब कि जरूरी बुराई मानते हैं, ठीक है। और जो अराजकतावादी हैं ये राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। निम्नलिखित में से किसे नव उदारवादी समझा जाता है? तो ये हो जाएंगे हेयक। किसने कहा है कि मार्क्सवाद खुले समाज का दुश्मन है? तो ये कहा गया है कार्ल पॉपर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की सही विशेषता है? तो संघर्ष का दमन या मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग राज्य की सही विशेषता है। समाजवादियों के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य का नहीं है? तो राज्य कानून और व्यवस्था की स्थापना करता है, उत्पादन के साधनों का नियंत्रण व प्रबंध करता है, शिक्षा को प्रोत्साहन देता है, लेकिन सामाजिक बुराइयों को दूर नहीं करता है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य मार्क्सवादी सिद्धांत के मूल मान्यताएं स्पष्ट करता है? राज्य क्या है? एक वर्ग संस्था है। राज्य का स्वरूप आर्थिक संबंधों के स्वरूप पर निर्भर करता है और राज्य के शोषण कार्य स्वरूप में परिवर्तन क्रांति द्वारा संभव है। तो इसके तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन क्रांति के नव उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे वेबर। और लास्की बहुलवादी है, ग्रीन आदर्शवादी है तथा मार्क्स ये मार्क्सवादी है। निम्नलिखित में से कौन एक मार्क्सवादी विचारक नहीं है? तो जो नॉजिक है ये मार्क्सवादी विचारक नहीं है। ग्रामसी, लेनिन तथा माओ मार्क्सवादी विचारक है। समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है इनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
निम्नलिखित में से किसका मार्क्सवाद से मेल नहीं है? राज्य उत्पीड़न का यंत्र है। मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग राज्य समाप्त हो जाएगा। मार्क्सवाद कहता है कि धर्म लोगों के लिए अफीम है, लेकिन राज्य एक आवश्यक बुराई है। ये मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी विचारक को एक मेधावी सिद्धांतकार के रूप में वर्णित किया है? तो मेधावी सिद्धांतकार ये कौन है? ये है लेनिन। कथन दिया है कि वस्तुतः समस्त समाजवादियों तथा साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान है। यह टिप्पणी किसने दी थी? तो ये दी थी सीसी मैक्सी ने। जॉन लॉक को ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांतवादी माना जाता है तथा उसका राजनीतिक दर्शन आधारशिला रखता है। तो यह उदारवादी राज्य के सिद्धांत की बात करते हैं। तो जो जॉन लॉक हैं, इनको उदारवादी राज्य के सिद्धांतवादी माना जाता है और लॉक के राज्य के संबंध में दिए गए जो उदारवादी विचार हैं, यही ब्रिटिश क्रांति के राजनीतिक दर्शन की आधारशिला बना था। नेक्स्ट है, कथन दिया कि इनमें से कौन से एक व्यक्तिवाद के समर्थक नहीं है? जो प्लेटो है, ये व्यक्तिवाद का समर्थन नहीं करते। बाकी स्पेंसर, एडम स्मिथ तथा जेएस मिल ये व्यक्तिवाद के समर्थक हैं। जो प्लेटो है, ये आदर्शवादी विचारक है। ठीक है, प्लेटो क्या है? एक आदर्शवादी विचारक है। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय व्यक्तिवाद का प्रतिनिधि नहीं है? तो ये हो जाएंगे नॉर्मन एंजल। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश फेबियनवाद तथा फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद का बौद्धिक शिशु कहा गया है? तो हो जाएगा श्रेणी समाजवाद को कहा गया है। तो श्रेणी समाजवाद यह एक राजनीतिक आंदोलन है जो कि मजदूरों के छोटे छोटे संघ के माध्यम से उद्योगों पर श्रमिकों के नियंत्रण का समर्थन करता है। जो श्रेणी समाजवाद है यह व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का भी समर्थन करता है और GDH कोल ने इसे व्यावसायिक लोकतंत्र का नाम दिया है। किसे? श्रेणी समाजवाद को। और GDH कोल ने ही 1915 में राष्ट्रीय गिल्ड संघ का निर्माण किया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय गिल्ड संघ किससे संबंधित है? GDH कोल से। कब किया था? 1915 में। एक देश में समाजवाद यह नारा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्टालिन से। किसने टिप्पणी की थी कि व्यक्तिवाद राज्य के नियंत्रण की बुराइयों का अति रंजित करता है? तो ये है गिल क्राइस्ट। मार्क्सवाद और फासीवाद ये दोनों सहमत हैं। किससे? तो ये सरकार के अधिनायकवादी लक्षणों के विषय में दोनों सहमत हैं। नेक्स्ट है संपन्न सर्वहारा। इस अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो ये किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट है उदारवादियों के सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? राज्य या किसी साध्य के लिए एक साधन है, ऐसा कहते हैं उदारवादी। नेक्स्ट है श्रेणी समाजवाद। निम्नलिखित में से किसके बीच का मध्य मार्ग है? तो ये फेबियन तथा श्रमिक संघवाद के बीच का मार्ग है। कौन सा? श्रेणी समाजवाद। और श्रेणी समाजवाद की बात करें तो मतलब कि गिल्ड सोशलिज्म की, तो यह समाजवाद का एक अन्य रूप ही है और इसे फ्रांस के श्रम संघवाद तथा इंग्लैंड के फेबियनवाद का मिश्रण कहा जाता है। तो यदि पूछे कि श्रम संघवाद कहाँ से संबंधित है तो ये फ्रांस से, और फेबियनवाद कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है इंग्लैंड से। श्रेणी समाजवाद किसका समर्थन करता है? तो एक व्यक्ति जितने हित उतने मत। ठीक है, ये समर्थन करता है श्रेणी समाजवाद। समाजवाद की कौन सी विचारधारा मूल्य के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास रखता है? तो ये हो जाएगा फेबियन समाजवाद। नेक्स्ट है जो सकारात्मक उदारवाद है, ये किसके निकट है? तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है सकारात्मक उदारवाद। जो उदारवाद है किसको समर्थन देता है? तो राज्य के सीमित कार्य का समर्थन करता है उदारवाद। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन ऐसा है जो मार्क्सवाद की सही व्याख्या करता है? तो मार्क्सवाद कहते हैं कि जो राजनीतिक शक्ति है यह आर्थिक शक्ति से आती है। तो ऐसा किसका मानना है? ऐसा मार्क्सवाद का मानना है। ब्रिटिश उदारवाद में समिष्टवादी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये बोसांके, ब्रिडले तथा ग्रीन इन सभी के द्वारा किया था। नेक्स्ट है किसने कहा था कि जो उदारवाद है यह स्वतंत्रता के लिए आसक्ति है? तो ये कहा गया था हेराल्ड लॉस्की के द्वारा। निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? तो जो बुर्जुआ राज है इसका उदारवाद से संबंधित नहीं है। उदारवाद किससे संबंधित है? प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य तथा सीमित सरकार, ये सभी क्या है? ये सभी उदारवाद के लक्षण है। और जो मार्क्सवादी विचारक है ये उदारवादी राज्य को ही बुर्जुआ राज्य कहते हैं। जो उदारवाद है इनके प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था ग्रीन के द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन जो व्यक्तिवाद है उससे संबंधित है? तो व्यक्तिवाद का मतलब क्या है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो व्यक्तिवाद के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। कैसी आवश्यक बुराई है? तो जो व्यक्तिवादी विचारधारा है ये राज्य को कैसी आवश्यक बुराई मानते हैं? क्यों? जो कि आवश्यक है इस कारण। और आवश्यक क्यों बोलते हैं? क्योंकि केवल राज्य लोगों के जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा से संबंधित कार्यों को संपन्न कर सकता है। और बुराई इसलिए कहते हैं क्योंकि जो राज्य है उसके प्रत्येक कार्य का अर्थ है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करना। ठीक है, इसलिए बुराई होती है। मतलब कि जब व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती होती है इसलिए व्यक्तिवादी विचारधारा के विचारक इसे
बुराई मानते हैं। यूरो साम्यवाद शब्द के प्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये हो जाएंगे एनरिको बर्लिकर को। नेक्स्ट है, सभी जो राजनीतिक सिद्धांत हैं ये राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, लेकिन इनमें एक अपवाद है। तो जो प्रत्ययवाद और आदर्शवाद है यह राज्य को एक बुराई नहीं मानता है। मतलब कि जो उदारवाद है, अराजकतावाद, मार्क्सवाद, ये सभी राज्य को एक बुराई मानते हैं। नेक्स्ट है, जो उदारवादी सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है? राज्य का कार्य है कि कानूनी और व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित है, ऐसा कहते हैं उदारवादी। जो राज्य है यह न्याय प्रशासन तथा बाह्य आक्रमण से रक्षा भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही है। तीसरा कह रहा है कि इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा भी शामिल किए जाते हैं, ऐसा उदारवादियों का नहीं मानना है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि परंतु सामाजिक सुधार को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो इसमें सामाजिक सुधार शामिल है, इसलिए फोर्थ भी गलत है। इसका सही है ओनली 1 और 2। जो साम्यवाद है इसका विशिष्ट तत्व क्या है? साम्यवाद कहता है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए। नेक्स्ट है, जो परिवार है, संपत्ति है और राज्य की उत्पत्ति है, ये बुक है, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है एंजल्स के द्वारा। राज्य का जो कार्य है यह सदजीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। तो राज्य का कार्य क्या है? जो सदजीवन है हमारा, उसके मार्ग में जो आने वाली जो बाधाएं हैं उनको बाधित करता है। और राज्य के कार्य क्षेत्र के विषय में दृष्टिकोण किसका है? तो ये प्रत्ययवादी मतलब कि आदर्शवादियों का है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के लिए जो मार्क्सवादी हैं वो विश्वास करते हैं किसमें? तो ये क्रांति में विश्वास करते हैं। और जो आदर्शवादी हैं ये किस पर आधारित है? तो आदर्शवाद ये नैतिकता की प्रधानता पर आधारित है। किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया है? तो ये हो जाएंगे सीबी मैकफर्सन ने किया है। किसने? सीबी मैकफर्सन ने। निम्न में से कौन एक उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक है? तो ये हैं लॉक। और जॉन लॉक ने यह प्रतिपादित किया था कि जो शासन है यह जनता की सहमति पर होना चाहिए, इसीलिए इन्हें उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। एक समाजवादी जो राज्य है वो किस पर बल देता है? तो ये आर्थिक समानता या फिर आर्थिक सुरक्षा पर बल देता है समाजवादी राज्य। नेक्स्ट है, उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया गया था कांट के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्तिवादी विचारक गुण सापेक्ष समाजवाद के अधिवक्ता रहे हैं? तो ये रहे हैं मिल, जेएस मिल। निम्न में से कौन सा एक मार्क्सवादी सिद्धांत के सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है? ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार है यही मार्क्सवादी सिद्धांत के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन से नहीं संबंध है। कौन है? तो वर्ग संघर्ष, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और क्रांति, ये तीनों ही मार्क्सवादी सिद्धांत के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है जो फांसीवाद है ये प्रजातंत्र का शत्रु है। क्यों है? क्योंकि यह व्यक्ति स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, इसीलिए यह प्रजातंत्र का शत्रु है। तो बिल्कुल सही है, इसका कथन और कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, एडम स्मिथ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो कह रहा है कि ये हस्तक्षेप के पक्षधर थे लेकिन न्यूनतम राज्य के पक्षधर नहीं थे। बिल्कुल सही है पहला, एडम स्मिथ के संदर्भ में। दूसरा, इन्होंने कहा था कि इन्होंने शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और श्रम नियमों में बड़ी संख्या में सरकारी कार्यक्रमों का समर्थन भी किया था। तो इसके दोनों ही कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन यद्भाव्यम सिद्धांत से संबंधित है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाद, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद है इस अवधारणा का विकास किसने किया था? तो ये किया गया था स्पेंसर के द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक हैं? तो जो हीगल है ये आदर्शवादी विचारक हैं। और आदर्शवादी यह मानते हैं कि इस जगत में जिन भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे भौतिक नहीं है, ठीक है, बल्कि वह केवल मानसिक वस्तु है, मतलब कि प्रत्यय या फिर विचार तत्व हैं। और जो आदर्शवाद है इसके आरंभिक संकेत प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के चिंतन में ढूंढे मिलते हैं। और हीगल भी 19वीं शताब्दी का जो आदर्शवादी जर्मन दार्शनिक था। कौन? हीगल। मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन था, कैसा था? तो ये काल्पनिक चिंतन था। तो कार्ल मार्क्स की बात करें तो ये जर्मन दार्शनिक थे और इन्हें आधुनिक युग के सबसे प्रभावशाली विचारकों में मानते हैं। और इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तथा दास कैपिटल लिखी है, ठीक है। और इन्होंने मतलब कि मार्क्स ने स्वप्नदर्शी समाजवाद का खंडन करते हुए वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखी है। नेक्स्ट है, पारंपरिक मतलब कि क्लासिकल उदारवाद के जनक कौन है? तो ये हैं जॉन लॉक। जो उदारवाद है ये निश्चित दर्शन बना था कब? तो ये बना था 18वीं शताब्दी में। तो जो उदारवाद है इसका प्रारंभ हो जाता है 17वीं शताब्दी से ही। जॉन लॉक को हम उदारवाद का पिता मानते हैं, लेकिन उदारवाद को दर्शन के रूप में 18वीं शती में मान्यता प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन एक मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है? तो मार्क्सवादी समाजवाद कहता है कि परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है। कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा शास्त्रीय उदारवाद।
निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करते हैं? तो जो फांसीवाद है वो सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करते हैं। और फांसीवाद से कौन संबंधित है? मुसोलिनी संबंधित है। और मुसोलिनी कहता था कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। जो राज्य है ये शोषक वर्ग के कार्यकारिणी समिति है। या किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मार्क्सवादियों से। तो मतलब मार्क्सवादी क्या कहते थे कि जो राज्य है ये शोषक वर्ग की, जो शोषक वर्ग है उसकी कार्यकारिणी समिति है राज्य। तो मार्क्स के द्वारा कहा गया है कि जो राज्य है वह केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे का शोषण करता है। ठीक है, तो मार्क्सवादी शोषण की बात करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार तथा स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था, ये तीनों ही उदारवाद के तत्व हैं। लेकिन जो समाज है इसका समाजवादी ढांचा ये उदारवाद से नहीं संबंधित है। जो उदारवाद है ये मुक्त आधार तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है और इसमें राज्य की दखलंदाजी तथा नियंत्रण बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो उदारवाद है ये पूंजीपति वर्ग का आर्थिक दर्शन है। निम्नलिखित में से कौन एक समाजवाद की विशेषता है? तो सार्वजनिक नियंत्रण तथा स्वामित्व होना यह समाजवाद की प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है? तो अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, यही उदारवाद की मेन मान्यता नहीं है। तो उदारवाद कहता है कि राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, व्यक्ति साध्य है तथा राज्य साधन है और राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। समाजवादी विचारक का संबंध किससे है? तो ये आर्थिक समानता से संबंधित है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। जो उदारवाद है यह राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है, क्योंकि जो उदारवाद है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है, इसीलिए यह राज्य के कार्य को सीमित करना चाहता है, राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। किसके संसर्ग ने M.N. राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया था? तो ये हो जाएंगे माइकल बोरोडीन। साथ ही भारत में मार्क्सवाद के विचार को लाने का श्रेय M.N. राय को ही दिया जाता है। नेक्स्ट है उदारवाद के विषय में कौन सा सही नहीं है? जो उदारवादी विचार हैं ये व्यक्तियों की आवश्यकताओं और हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि किसी समूह या समष्टि पर। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जो उदारवादी हैं वो ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता का पूर्ण रूपेण विकसित और समृद्ध करने में सक्षम हो। बिल्कुल सही है। तो जो उदारवादी है बेसिकली वे व्यक्ति के अपने पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, ना कि किसी समूह की। थर्ड कह रहा है कि जो उदारवादी हैं ये सार्वभौमवाद में विश्वास नहीं करते कि जो प्रत्येक व्यक्ति की समान नैतिक योग्यता होती है। तो इसका तीसरा ही गलत है, क्योंकि जो उदारवादी है सार्वभौमवाद में विश्वास करते हैं। फोर्थ कह रहा है कि उदारवादियों के लिए वैयक्तिक स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा राजनीतिक मूल है। तो इसका डी भी सही है, इसका केवल तीसरा गलत है। नेक्स्ट है जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना करी थी? तो उसने करी थी तानाशाही शासन की स्थापना। तो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ संधि होती है और इसमें जर्मनी की आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में ह्रास होता है और फिर जर्मनी को विश्व स्तर पर फिर से शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए जो हिटलर था उसके नेतृत्व में नाजीवादी सरकार बनती है और हिटलर ने ही राज्य को सर्वोपरि मानकर निरंकुश शासन व्यवस्था को अपनाया था हिटलर ने जर्मनी में। अधिनायक तंत्र निम्नलिखित में से किसका विलोम है? तो यह लोकतंत्र का विलोम है अधिनायक तंत्र। गुणतंत्र के लौ नियम, इसका प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था रॉबर्ट मिचल्स ने। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? तो ये हो जाएगा तानाशाह वर्ग। निम्नलिखित में से कौन स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है? तो जो रॉबर्ट डेल है ये स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है। बाकी रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, F.A. हाइक ये लोग स्वेच्छातंत्रवाद के समर्थक हैं। और जो ये विचारक है ये राज्य के अत्यधिक कार्य क्षेत्र के विरोधी हैं, वह सीमित राज्य के समर्थक है। मतलब कि राज्य के पास अत्यधिक कार्य क्षेत्र नहीं होना चाहिए, राज्य के पास एक सीमित कार्य क्षेत्र होना चाहिए। जो रॉबर्ट डेल है यह एक लोकतंत्र, बहुलवाद व सार्वभौमिक लोकतंत्र के समर्थक हैं। मीन कैम्फ नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है हिटलर के द्वारा लिखी गई।